इस प्रॉब्लम में हमें एक लीवर दिया हुआ है और हमसे वो पूछ रहा है कि यहाँ पे पी फोर्स हम कितना लगाएंगे कि ये वाला लीवर आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये लीवर अगर आपका इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये लीवर इस पॉइंट के अबाउट न ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, न ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। सेकंड जो चीज हमें इस प्रॉब्लम में निकालनी है, वो हमें रिएक्शन निकालना है बी पॉइंट पे। रिएक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी फोर्सेस लगते हैं उनका हम रिजल्टेंट निकाल देते हैं। तो अभी तो हम रिजल्टेंट नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमको पी फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं मालूम है। तो हम पहले पी फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? हमको प्रॉब्लम में कहा है कि ये जो लीवर है वो इक्विलिब्रियम में है। ये लीवर इक्विलिब्रियम में है तो बी पॉइंट पे नेट मोमेंट कितना लगेगा? 0 लगेगा। अगर बी पॉइंट पे नेट मोमेंट 0 है, इसका मतलब ये लीवर नहीं क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, न ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो हम देखिए पहले पी फोर्स का मोमेंट बी पॉइंट पे ले रहे हैं। तो पी फोर्स बी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बना रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम पी को रिजॉल्व कर लेंगे दो कंपोनेंट में। एक हो जाएगा पी कॉस 60 और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा पी साइन 60। अब पी वाले फोर्स को हम हटा देंगे। तो देखो इसको हटा दिए तो इसके कंपोनेंट आपको इस तरीके से नजर आएंगे। तो आपको नजर आ रहा है कि पी कॉस 60 का मोमेंट बी पॉइंट पे 0 होगा, तो इसको मैंने 0 कर दिया। पी साइन 60 के लिए आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया। इसके लिए देखिए ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है? AB के जितना, और AB आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। अब P साइन 60 का मोमेंट B पॉइंट पे लेना है, तो हम लिखेंगे P साइन 60 इंटू 10। अब इसके मोमेंट का नेचर देखिए, इसका नेचर कैसा नजर आ रहा है? क्लॉकवाइज, मतलब P साइन 60 इस लीवर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अब इन दोनों फोर्स का भी मोमेंट हमको बी पॉइंट पे लेना है, तो इन दोनों फोर्स का मोमेंट बी पॉइंट पे लेने के दो तरीके होते हैं। तो एक तरीका मैं आपको इस फिगर में बताऊंगा और दूसरा तरीका मैं आपको इस फिगर में बताऊंगा। अब पहले हम देखिए 200 न्यूटन वाले फोर्स का मोमेंट बी पॉइंट पे ले रहे हैं, तो इसको हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अभी यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बना रहा है। रिजॉल्व करने के लिए हमको 200 न्यूटन का एंगल चाहिए, और जो हमारा तरीका है रिजॉल्व करने का, उसमें हम एंगल 0 और 90 के बीच में लेते हैं। तो देखिए 200 न्यूटन वाले फोर्स का एंगल आपको 120 डिग्री दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम इस लाइन को आगे की ओर बढ़ा लेंगे। जब आप इसको आगे की ओर बढ़ा लेंगे तो 200 न्यूटन वाले फोर्स का एंगल इस साइड से आपको पता चल जाएगा। यहां से एंगल ये कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। 60 डिग्री क्यों आएगा? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 120 को माइनस कर दिया तो ये आप क्या आ गया? 60 डिग्री। अब 120 डिग्री वाले फोर्स को मैं हटा दूंगा, इसको मैंने हटा दिया। अब 200 न्यूटन वाले फोर्स के दो कंपोनेंट मैंने बनाए। एक मेरा बना 200 cos 60, इसका दूसरा कंपोनेंट बनाया 200 sin 60। अब 200 न्यूटन वाले को हमने हटा दिया। तो देखिए इसको हटा के मैं खाली कंपोनेंट दिखाता हूं, तो इसके दो कंपोनेंट आपको इस तरीके से नजर आ जाएंगे। 200 cos 60 का मोमेंट बी पॉइंट पे देखिए ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये बी पॉइंट से ही पास होके जाएगा। तो देखिए इसको मैंने 0 कर दिया। अब 200 sin 60 का मोमेंट लेना है, तो इसके लिए आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख गया। इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ये BC के जितना है। BC कितना है अपना? 12 सेंटीमीटर है। तो 200 sin 60 का मोमेंट हम कितना लिखेंगे? 200 sin 60 इंटू 12। और इसके मोमेंट का नेचर देखिए, ये आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। मतलब ये जो फोर्स है ये बी पॉइंट के अबाउट इस बॉडी को कैसा घुमाने की कोशिश करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। और ये कैसा घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। अब 300 न्यूटन वाले का भी मोमेंट हमको बी पॉइंट पे लेना है, तो 300 न्यूटन वाले को रिजॉल्व करके हम कंपोनेंट यहाँ पे बना लेंगे। देखिए किस तरीके से। हमको ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा 300 न्यूटन वाले का, ये वाला। ये एंगल इस एंगल के बराबर आएगा।
ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इस एंगल को मैंने लिख दिया 30 डिग्री। अब 300 न्यूटन वाले फोर्स के दो कंपोनेंट, एक तो ये 300 cos 30, दूसरा इसके परपेंडिकुलर इट इज 300 sin 30। अब 300 न्यूटन वाले को हम हटा दिए। देखिए इसको हटा के मैं कंपोनेंट दिखाता हूं तो आपके कंपोनेंट इस तरीके से नजर आएंगे। 300 cos 30 का मोमेंट तो बी पॉइंट पे 0 हो जाएगा, क्योंकि 300 cos 30 बी पॉइंट से ही पास होके जाएगा। तो देखिए इसके मोमेंट को हमने 0 कर दिया। अब 300 sin 30 का मोमेंट बी पॉइंट पे मिलेगा, तो उसके लिए हमको क्या मालूम होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बीसी आपको दिया है, दैट इज 12 सेंटीमीटर। अब 300 sin 30 का मोमेंट बी पॉइंट पे लेना है, तो हम लिखेंगे 300 sin 30 इंटू 12, और इसके मोमेंट का नेचर देखिए, इसके मोमेंट का नेचर आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब ये इक्विलिब्रियम में है, तो हम क्या करेंगे, हम क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू 0 कर देंगे। हम ऐसा भी कर सकते थे, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू 0 भी कर सकते थे। हम ऐसा भी कर सकते थे कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो क्लॉकवाइज मोमेंट एट पॉइंट बी विल बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एट पॉइंट बी, उससे भी आपका आंसर आ जाता। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू 0, तो इससे आपके P की वैल्यू निकल आएगी, P आ जाएगा 447.84 न्यूटन। अब हम इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस वाले प्रॉब्लम में हमको 200 न्यूटन का मोमेंट बी पॉइंट पे लेना है और 300 न्यूटन वाले फोर्स का भी मोमेंट बी पॉइंट पे लेना है। तो एक तरीका आप ये वाला सीखे। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरे तरीके में देखिए हम क्या करते हैं, पहले 120 डिग्री वाले फोर्स को हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम देखिए ये 200 न्यूटन वाले को पीछे बढ़ा सकते हैं और 300 न्यूटन वाले को आगे बढ़ा सकते हैं। सपोज मैंने 200 न्यूटन वाले को नीचे बढ़ाया, ये देखिए इसको मैं नीचे बढ़ा लिया। इसको जब आप नीचे बढ़ा लेंगे तो बी पॉइंट से आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा, ये देखिए बी पॉइंट से। तो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, ये ट्रायंगल आपका कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में आपको बीसी डिस्टेंस मालूम है, कितना है 12। आपको इस ट्रायंगल का बेस निकालना है। इस ट्रायंगल का जो बेस होगा वो 200 न्यूटन के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो इसका बेस कितना आएगा, इसका हाइपोटेन्यूज दिया है 12, हम cos 30 लगाएंगे, cos 30 होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज 12 दैट इज BC। तो इस ट्रायंगल का बेस आ जाएगा दैट इज 12 cos 30। तो अब 200 न्यूटन का मोमेंट हम बी पॉइंट पे ले सकते हैं, कैसे लिखेंगे, 200 इंटू 12 cos 30। अब इसका मोमेंट देखिए कैसा नजर आ रहा है बी पॉइंट पे, इसका मोमेंट आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। अब 300 न्यूटन का भी मोमेंट बी पॉइंट पे लेना है, तो देखिए मैंने 300 न्यूटन वाले को आगे बढ़ा लिया। जब आप 300 न्यूटन वाले को आगे बढ़ा लेंगे तो क्या होगा, 300 न्यूटन पर बी पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा, ये देखिए। तो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमको ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ट्रायंगल के इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर आएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन तो देखिए पैरेलल है और ये दोनों डिस्टेंस क्या है, बराबर है। मतलब हम इस ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे। इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज हमको मालूम है और ये वाला एंगल मालूम है, हम sin 30 लगा देंगे। sin 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा 12 sin 30। तो ये भी कितना आ जाएगा, 12 sin 30। तो देखिए इसको मैंने लिख दिया 12 sin 30। अब हम 300 न्यूटन वाले फोर्स का मोमेंट बी पॉइंट पे ले सकते हैं। हम कितना लिखेंगे, 300 इंटू 12 sin 30। और इसके मोमेंट का नेचर देखिए, इसका नेचर आपको नजर आ रहा है, ये आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो P का मोमेंट तो हम बी पॉइंट पे यहाँ पे ले लिए थे, तो ये इक्विलिब्रियम में, तो इस पॉइंट पे नेट मोमेंट कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे देखिए हम इसको रिजॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे रिजॉल्व कर चुके हैं। तो हम लिखेंगे P sin 60 इंटू दिस डिस्टेंस दैट इज 10, है ना। इसको हम क्या लिखेंगे, क्लॉकवाइज, और इन दोनों के मोमेंट को बी पॉइंट पे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, क्योंकि वो दोनों कैसे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए हमने इक्वेशन बनाया, हमने क्या लिखा, P sin 60 इंटू 10,
-200 into 12 cos 30 minus 300 into 12 sin 30 इक्वल टू 0। तो इससे भी P की वैल्यू आपकी सेम आएगी। P कितना आएगा? 447.84 न्यूटन। तो दोनों तरीके से देखिए P की वैल्यू आपकी क्या आ रही है? सेम आ रही है। सेकंड, हमको रिएक्शन निकालना है बी पॉइंट पे। रिएक्शन निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। देखिए पहले हम अपने फोर्स सिस्टम को देखें। ये हमारा फोर्स सिस्टम है। यहाँ पे देखिए 3 फोर्स लग रहे हैं, 200 न्यूटन, 300 न्यूटन और P वाला फोर्स लग रहा है। तो P वाला फोर्स आपका इंक्लाइंड है और इसके लिए जो एंगल है इंक्लाइंड लाइन से आपको मालूम है 60 डिग्री। ठीक, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 300 न्यूटन वाला फोर्स हॉरिजॉन्टल है, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 200 न्यूटन वाला फोर्स वर्टिकल है, इसको भी रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये P वाले को रिजॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन P वाले को रिजॉल्व अगर मैंने ये वाली रेफरेंस लाइन लेके रिजॉल्व कर दिया तो इसके दो कंपोनेंट इस तरीके से बन जाएंगे। ये दोनों कंपोनेंट कैसे बन जाएंगे? इंक्लाइंड। तो इन दोनों कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम मैं इन दोनों कंपोनेंट में नहीं कर पाऊंगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? P का एंगल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन से निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? अगर P का एंगल हमें इंक्लाइंड लाइन से मालूम है तो P के कंपोनेंट कैसे बनेंगे? इंक्लाइंड बनेंगे। अगर हम P के कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बनाना चाहते हैं तो P का एंगल हमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन ली। हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन क्यों ली? क्योंकि मेरे को P का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बनाने हैं। जब मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन ली तो मैं देखिए ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ। ये वाला कौन सा वाला एंगल? ये एंगल इसके बराबर आएगा। ये दोनों एंगल कैसे होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। इसको मैं लिख दूंगा 40 डिग्री। ये 40 है तो ये 40 आएगा। लेकिन हमें तो P का एंगल इस हॉरिजॉन्टल से ये वाला निकालना है। कौन सा निकालना है? ये छोटा वाला। तो पूरा एंगल कितना है? 60 डिग्री। और ये वाला एंगल कितना है? 40 डिग्री। तो 60 में से 40 माइनस कर दिया तो ये छोटा वाला एंगल आपको मिल जाएगा। ये कितना मिलेगा? 20 डिग्री आपको मिलेगा। अब ये हॉरिजॉन्टल से P का एंगल आपको पता चल गया। हम इन दोनों एंगल को हटा देते हैं। अब आपका देखिए इस तरीके से फोर्स नजर आएगा। अब देखिए मैं P के दो कंपोनेंट बना रहा हूं। एक कंपोनेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको मैंने लिखा P cos 20। दूसरा इसके परपेंडिकुलर बनाया, इसको मैंने लिखा P sin 20। तो P के दो कंपोनेंट बन गए। कंपोनेंट कैसे बने? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बने। तो इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का अलजेब्रिक सम मैं इन दोनों में कर सकता हूं। अगर आप P का एंगल देखिए 60 डिग्री लिए होते तो कंपोनेंट इस तरीके से बनते, तो इन दोनों का अलजेब्रिक सम इन दोनों में नहीं हो पाता। तो आपने P का एंगल हॉरिजॉन्टल से लेके इसके कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बना लिए। अब P को मैं हटा सकता हूं। P को मैंने अब हटा दिया। तो इस तरीके से आपको फोर्स सिस्टम नजर आ रहा है। तो ये दोनों आपके हॉरिजॉन्टल हो गए 300 न्यूटन वाला और P cos 60, और ये दोनों आपके वर्टिकल हो गए 200 न्यूटन वाला और P sin 20। तो देखिए हमको रिजल्टेंट निकालना है इन सब का। हम पहले सिग्मा H लिखे। सिग्मा H कितना आया? -300 माइनस P cos 20। अब हम इनके वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम कर रहे हैं। हमने लिखा सिग्मा H की वैल्यू इसको सॉल्व करने पर आ जाएगी -720.83 न्यूटन। अब हम इसके वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करेंगे तो ये ऊपर लग रहा है और ये कहां लग रहा है? नीचे। तो वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम आएगा 200 माइनस P sin 20। जब आप यहाँ पे P की वैल्यू पुट कर देंगे तो इसके वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम आ जाएगा 46.82 न्यूटन। हमको इनका रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालने का हम ये वाला फॉर्मूला जानते हैं। इसमें हम सिग्मा H और सिग्मा V की वैल्यू पुट कर देंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा। तो ये जो रिजल्टेंट निकल के आया है वही इस पॉइंट पे क्या होगा? रिएक्शन होगा।